हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम पेपर सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो कि यह जो पेपर है वो ओरिजिनल पेपर है। झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का पेपर है। तो आज हम लोग बायोलॉजी सेक्शन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बतला दें कि जो बायोलॉजी है उसमें क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 यानी 120 तक आता है। क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो 91 से 120 तक आता है। 30 क्वेश्चन आता है। तो हम लोग 30 क्वेश्चन का इस आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पौधों से परिपक्व पत्तियाँ और फलों का गिरना निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड, किसके कारण होता है बतलाइए। तो ऑक्सिन ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। तो ऑक्सिन के कारण क्या होता है? ऑक्सिन क्या यहाँ पे करने का काम करता है? ये कोशिकाओं की लंबाई में हेल्प करता है। लंबाई में हेल्प करता है किसकी? कोशिकाओं की। इसके अलावा साइटोकाइनिन दिया है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन क्या करता है बतलाइए। तो ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। जिबरेलिन क्या करता है? जिबरेलिन क्या करता है यहाँ पे बतलाइए। तो ये जो है वो तने के वृद्धि में हेल्प करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है वो पत्तियों और फलों को गिराने में यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन जिस पर जीव प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ पे फास्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का अब यहाँ पे फॉर्म कभी भी आप लोगों का भी आ सकता है। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे फास्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे अब अटेंड करना है कम समय के अंदर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 है कि पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन जिस पे जीव का प्रतिक्रिया यहाँ पे उसे क्या कहते हैं? उसको बतलाइए। क्या उसको स्टिमुलस बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं यानी उद्दीपन बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं यानी कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, या फिर हार्मोन क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, नहीं इसको बोलते हैं स्टिमुलस इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी पे दिया है स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस एक तरह से बोल सकते हैं कि वह चेंज होता है जो बाहर या फिर अंदर ऑर्गेनिज्म पे असर डालता है। जैसे कि हम यहाँ पे लाइट हो गया या फिर यहाँ पे हीट हो गया या फिर साउंड हो गया, ये सब एक स्टिमुलस है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूरॉन के कोशिका पर सबसे लंबा तंतु को क्या कहते हैं? जो न्यूरॉन की कोशिका होती है उसके लंबी तंतु होती है उसको क्या बोलते हैं? आवरण बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, एक्सॉन या फिर डेंड्राइट्स। तो उसको एक्सॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उसको एक्सॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 की अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा किस प्रकार की प्रजनन करता है? बतलाइए। हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन के दौरान जो अमीबा है वो अपना रिप्रोडक्शन किस तरह से यहाँ पे करता है? बहुविखंडन, द्विखंडन, मुकुलन या फिर विखंडन। तो अगर अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी कि द्विविखंडन होता है। अमीबा के अंदर द्विविखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा करता है। इसमें क्या होता है? एक सेल जो है वो दो समान डाउटर सेल में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अमीबा है, ये दो समान यहाँ पे डाउटर सेल में बढ़ जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन इसको बोलते हैं। क्लियर? अगर मल्टीपल फ्यूजन देखें तो इसमें कई सारे सेल्स बनते हैं और बडिंग में एक नया ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल हम मुकुलन और ईस्ट आपको बताए थे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? विखंडन में क्या होता है? इसमें बॉडी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। तो अमीबा के लिए कौन सा राइट आंसर हुआ? ऑप्शन बी, द्विखंडन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 की प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका में कई कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं?
कई कोशिकाओं में यानी कि बहुत सारे में होता है, उसको अभी क्या हम आपको बतलाएं, मल्टीपल फिजन बतलाएं। ऑप्शन नंबर बी बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 की उन जीवों को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं यहाँ पे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, अपघटक, अपमार्जक या फिर उत्पादक। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, उसको तो उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे उत्पादक हो जाएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, प्लांट हो गया, जैसे हरे पौधे वगैरह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल वगैरह होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको बोलते हैं उत्पादक, उत्पादक। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है कि छोटी आंत में विली की क्या भूमिका है, छोटी आंत में जो विली होता है उसकी क्या भूमिका होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली है वो क्या काम करता है, क्या पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, प्रोटीन का पाचन, जल का अवशोषण या अम्लों का उदासीनीकरण, क्या करता है। तो ये प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, जल का अवशोषण भी नहीं करता है, और अम्लों का उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइज एसिड भी नहीं करता है। डाइजेशन आपको यहाँ पे कहाँ पे मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे स्टमक में भी यानी आमाशय में भी आपको डाइजेशन मिलता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वाटर का, तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। और न्यूट्रलाइज एसिड क्या करता है, तो ये आपको स्टमक में ही देखने को मिलेगा। और जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे बोलता है कि जो विली की भूमिका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक पार्ट होता है विली, वो क्या भूमिका निभाती है, तो उसकी जो भूमिका होती है वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, एब्जॉर्ब करने का न्यूट्रिएंट्स को काम करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है, पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है, यहाँ पे बतलाइए। रंध्र का क्या कार्य होता है, आपको कितना बार बता चुके हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं, गैसों का आदान प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है रंध्र। अगला क्वेश्चन है कि मानव फेफड़ा में गैस विनिमय का स्थान कहाँ है। मानव को जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वहाँ पे गैसों का जो एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है, वो कहाँ पे होता है, तो गैस एक्सचेंज क्या श्वास नली में होता है, डायफ्राम में होता है, श्वसनी में होता है, या फिर एल्वियोली में होता है, तो एल्वियोली में ही होता है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होता है वहाँ पे CO2 और O2 गैस का एक्सचेंज होने में यहाँ पे मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 की मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस जीव का उपयोग किया था। मटर के पौधे, गेहूं, मक्का या फल मक्खी। तो आप सभी को पता है जो मेंडल हैं उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था, पी प्लांट का उपयोग किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसार की गति को क्या कहते हैं। जो भोजन की नली होती है ये संकुचन और प्रसार, यहाँ पे जैसे भोजन है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फैल जाता है और यहाँ पे सिकुड़ जाता है, यानी संकुचन और प्रसार की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं वो क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवशोषित न हुए भोजन सामग्री के निकास नियमन किसके द्वारा होता है। यकृत, गुदा, छोटी आंत या गुदा अवरोधनी, किसके द्वारा होता है बतलाइए। और हाँ एक और चीज़ की जो भी स्टूडेंट झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिंक दिया, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस नोट्स के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा, उस नोट्स में आपको क्या क्या मिला है। और जीके का भी जो झारखंड ANM स्टूडेंट्स होंगे वो जीके का भी नोट्स ले सकते हैं। जीके का सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है और साइंस का सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ है। बाकी आपको डिटेल मिल जाएगा, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। या फिर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बतलाइए इसका क्या आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102 का क्या हो जाएगा, एनल स्पिंचर, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनल स्पिंचर हो जाएगा। गुदा अवरोधनी हो जाएगा। क्या करता है गुदा अवरोधनी, एक मसल होता है जो एनस की ओपनिंग को नियंत्रित करता है।
किसके एनस के जो ओपनिंग होता है इसको नियंत्रित करने में एक काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो एब्जॉर्बल होता है वेस्ट उसको बाहर निकालने का रोल यही निभाता है। अगला क्वेश्चन 103, क्वेश्चन नंबर 103 की ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो कोशिका के किस भाग में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो ये रेस्पिरेशन का एक पहला चरण होता है। कहाँ पे होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो ग्लूकोज है वो टूटकर पायरुवेट बनता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में मूत्र के सही मार्ग की पहचान करें। सबसे पहले कहाँ पे जाता है और किस तरह से शरीर से बाहर निकालता है, यहाँ पे बोला है। यानी कि सबसे पहले किडनी में देखते हैं, यहाँ पे किडनी दिया है, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो आपका लास्ट में आना चाहिए। यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग है ये आपका लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिया है, लेकिन उससे पहले ब्रिक दिया है, जो किडनी है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी में क्या है, यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे सबसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है किडनी। किडनी के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, किडनी के बाद आपको तो यहाँ पे यूरेटर होना चाहिए। किडनी के बाद यूरेटर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी यूरेटर है। इसके बाद यूरेथ्रा, जो कि गलत है। यूरेथ्रा नहीं होगा, यूरेथ्रा से पहले यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा, जहाँ पे यूरिन स्टोर होगा, उसके बाद यहाँ पे यूरेथ्रा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले किडनी होगा, किडनी के बाद आपको यहाँ पे यूरेटर होगा यानी मूत्रवाहिनी, और इसके बाद आपको यूरिनरी ब्लैडर होगा, फिर यूरेथ्रा होगा। यूरेथ्रा होगा। किडनी क्या करता है, तो यहाँ पे यूरिन बनता है, यूरिनरी, और यूरेटर उसे यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने में हेल्प करता है। और जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। बतलाइए, कोशिका विभाजन को बढ़ावा कौन सा पादप हार्मोन देती है, आपको बतलाया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे साइटोकाइनिन होता है। कहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन सी पे दिया है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, उसको बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना या हार्मोन का उत्पादन। तो देखिए ये सब नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो कि लंग्स से ऑक्सीजन ले जाता है और उसका परिवहन हर एक टिश्यू तक ले जाने में हेल्प करता है। तो आरबीसी का जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन में हेल्प करता है। अगर देखे कि संक्रमण से लड़ना तो ये डब्ल्यूबीसी का काम हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाना तो ये प्लेटलेट्स का हो जाएगा। हार्मोन बनाना ये ग्लैंड्स का काम हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्णक पौधे को उनका रंग देता है। पौधे का रंग कैसा देता है, हरा रंग किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल के कारण। ये सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके हैं, हालांकि नोट्स में भी सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को यूट्यूब पे भी कराए हैं। तो आप लोग चैप्टर वाइज अगर जो क्लास कराए हैं उसको नहीं देखे हैं तो उस चैप्टर वाइज क्लास को आपको ज़रूर देखना है। आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज जो कराए हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती चाप क्या कार्य करता है। जटिल विचारों को संसाधित करना, हार्मोन स्राव को नियंत्रित करना, रक्तचाप को विनिमय करना या उत्तेजनाओं को तत्कालीन प्रभाव प्रदान करना। क्या करता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या करता है, तो ये जो क्या करता है, ये उत्तेजनाओं को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने का काम करता है। प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली को प्रोवाइड कराता है रिस्पॉन्स इमीडिएटली। जैसे क्या हो जाएगा बतलाइए। जैसे कि कोई बहुत तेज़ या फिर जलती हुई यहाँ पे मान लेते आग है, उस पर अगर कोई हाथ रखता है तो अचानक से पीछे खींच लेता है, ये यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। इसी को यहाँ पे प्रतिवर्ती का यहाँ पे चाप का कार्य बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम किसको नियंत्रित करता है? सेरिब्रम किसको नियंत्रित करता है? क्या श्वास को करता है, पाचन को करता है, स्वैच्छिक क्रिया या फिर हृदय की धड़कन को करता है? तो जो सेरिब्रम जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करता है। जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती है, जो हम खुद से काम करते हैं, जैसे कि थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया या फिर लर्निंग हो गया, ये सब जो हम काम खुद से करते हैं वो कौन यहाँ पे नियंत्रित करता है? सेरिब्रम करता है, सेरिब्रम करता है। अगला क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सभी प्रजातियों की आरेख है, एक दूसरे को खाने वाले जीवों का क्रम है, परस्पर जुड़े आवासों का एक श्रृंखला या अपघटकों और उत्पादकों की एक चक्र है। तो अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये एक दूसरे को खाने वाले जीवों का क्रम होता है, अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन अनदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव पे यहाँ पे निर्भर होता है, दूसरा जीव तीसरे जीव, यहाँ पे जो ए जीव है इसके ऊपर निर्भर, ए जो है वो इसके ऊपर निर्भर और ए जो है इसके ऊपर निर्भर। इस तरह से खाद्य श्रृंखला बनता है, फूड चैन बनता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पोषण की किस विधा में कोई जीव किसी अन्य जीव को मारे बिना उसकी शरीर को अपना भोजन प्राप्त करता है? बतलाइए। उस जीव को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है, वो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो उसको बोलते हैं क्या? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, समजीवी पोषण या स्वपोषी भोजन? तो स्वपोषी भोजन में तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मृतजीवी में मरे हुए यहाँ पे जीवों पे निर्भर होता है, और परजीवी जो होता है वो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होता है, उसको बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे होता है? तो पत्ती में कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? बतलाइए। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सीरोपोडिया या क्लोरोप्लास्ट? तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए, खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होती है? बतलाइए। यदि लार एमाइलेज की कमी हो जाए तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होता है? स्टार्च का शर्करा में टूटना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना, विटामिन का अवशोषण या वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना? कौन सा यहाँ पे प्रभावित होता है? बतलाइए। बतलाइए। जो सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करता है? ये जो है वो माउथ के अंदर स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है, और अगर यह एंजाइम ही ना हो तो हमारा स्टार्च का डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? स्टार्च का शर्करा में जो टूटना है ये प्रभावित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर यकृत? तो पचे हुए भोजन को अवशोषित कहाँ पे होता है? हम आप लोगों को बतलाया छोटी आंत में होता है। कौन करता था? तो विल्ली करता था, आप लोग देखे थे। छोटी आंत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ब्रायोफिल्म का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ब्रायोफिल्म का कायिक प्रवर्धन यानी कि एक यहाँ पे नया पौधा का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा होता है? तो पत्ती के द्वारा होता है। अगर ब्रायोफिल्म की अगर पत्तियाँ जो है वो ज़मीन में अगर गिर जाता है तो एक पत्ती से नया पत्ती यहाँ पे नया पौधा का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रायोफिल्म में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्ती के द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य किससे नए पौधे का निर्माण से है? कायिक प्रवर्धन में किससे नए पौधा बनता है? क्या तना से बनता है? बिल्कुल तना से बनता है। फूल से लेकिन नहीं बनता है, फल से भी नहीं बनता। तना से बनता है बट पत्तियां से भी बनता है लेकिन फूल से नहीं बनता।
तना से बनता है, जड़ से बनता है, फूल से नहीं बनता। तना से बनता है, जड़ से बनता है और पत्तियां से बनता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन में जो है वो फूल और सीड्स वगैरह का बिना उपयोग किए नया पौधा यहाँ पे बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। इसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 कि पौधों में एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, हम आप लोगों को बतलाए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही बतलाइए। एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या था, वृद्धि को रोकना था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि को रोकना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी जीव प्रतिनिधित्व करते हैं। अपघटक का प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता और जो हरे पौधे होते हैं ये सब सवाल हो गया, ये सब उत्पादक होते हैं और जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 जो कि लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बायोलॉजी का, कि एक खास श्रृंखला जिसमें पक्षी, हरे पौधे, मछली और मनुष्य शामिल है, खास श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायनों की सांद्रता अधिकतम कहाँ पे देखने को मिलती है, बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 120 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए क्या हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। और क्लासेस आप लोग पहले का क्लासेस जो हो चुका है उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जो खास श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन की सांद्रता है वो सबसे जो ज़्यादा होता है वो जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उसमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो इसमें टॉप कंज्यूमर क्या है, क्या वो पक्षी हैं, हरे पौधे हैं, मछली है या फिर मनुष्य। टॉप कंज्यूमर सबसे ऊपर जो लेवल पे कंज्यूमर होते हैं वो कौन है, मनुष्य है, क्योंकि वो हरे पौधे को भी खाते हैं, मछली को भी खाते हैं, पक्षी को भी खा लेते हैं। तो इसमें टॉप कंज्यूमर में आ जाएगा मनुष्य। और सबसे हानिकारक जो रसायन को सांद्रता अधिकतम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मनुष्यों में देखने को सबसे ज़्यादा यहाँ पे सांद्रता मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यही था बायोलॉजी जीएनएम 2025 क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 2-4 क्वेश्चन कभी कभी आता है। जरूरी नहीं कि आपका 2025 से आ जाए, 2025 से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, 24 से भी आ सकता है, 23 से भी आ सकता है। तो धीरे धीरे हम वो सब को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।